नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जो सूझ का सिद्धांत है वो क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया था। तो जब हम सूझ के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसको वास्तव में कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन तीन जो है मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत जो है पूर्णता के सिद्धांत पर काम करता है, इसे क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। ये वास्तव में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो है एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वास्तव में क्या होती है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्रता या पूर्णता। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को जो है मैक्स वर्दाइमर ने जो है बताया था कि गेस्टाल्ट का मतलब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पूर्णता में सीखते हैं, अलग अलग नहीं सीखते। तो ये सिद्धांत आपका जो है पूरा का पूरा पूर्णता की या गेस्टाल्ट की बात करता है। हाँ, कोहलर द्वारा प्रतिपादित इसको जो है कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं, समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, पूर्णाकारवाद का सिद्धांत कहते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है। इसको जो है सहचर्यवाद का सिद्धांत या संपूर्णवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो कोई भी अगर इसमें से नाम आता है तो वो सूझ का सिद्धांत या जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी के अंतर्गत ही आएगा, जिसको कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया था, जो गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। गेस्टाल्ट शब्द को जो है मैक्स वर्दाइमर ने दिया था। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णता की ओर या पूर्ण पूर्ण रूप से। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पूर्णता में सीखते हैं, छोटे छोटे भाग में नहीं। पूर्ण रूप से हम किसी चीज़ की समस्या को समझकर ही जो है हमारे अंदर समाधान आता है। वास्तव में जो है इसको इस सिद्धांत के प्रतिपादक में मैक्स वर्दाइमर ही साहब थे, जिसको जो है कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन वगैरह ने आगे बढ़ाया। हाँ, गेस्टाल्ट का मतलब होता है एक आकृति या जो है वस्तु पूर्ण रूप से को जो है किसी आकृति या वस्तु को पूर्ण रूप से अध्ययन करना। जो एक इकाई के रूप में हम किसी चीज को देखते हैं तो वह जो है गेस्टाल्ट के अंतर्गत आता है, पूर्णता के अंतर्गत आता है। संपूर्ण चीज को हम एक यूनिट मान लें, एक इकाई मान लें, अगर हम ऐसे देखते हैं तो वह जो है पूर्णता या गेस्टाल्ट के अंतर्गत आएगा। हाँ, वुडवर्थ का कहना था कि अंतर्दृष्टि या सूझ से तात्पर्य अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना अथवा स्थिति के उन भागों को समझना जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने पूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण तथा फिर बुद्धिमत्तापूर्ण उचित अनुक्रिया प्रकट करने को अंतर्दृष्टि कहा है। मतलब हम पूरी परिस्थिति को समझ लें। हाँ, परिस्थिति को समझने के बाद हमारे अंदर जो इंसाइट डेवलप हो, जो सूझ डेवलप हो, जो अंतर्दृष्टि डेवलप हो, वही हमारी जो है गेस्टाल्ट है, वही हमारा सीखना है। दूसरे शब्दों में यह मानसिक योग्यता है जो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के पशुओं में पाई जाती है। इसको जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नाम दिया गया। अब इस प्रयोग को करने के लिए कोहलर साहब ने इसको जो है जो है सिद्धांत को प्रतिपादित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो जो कोहलर थे उन्होंने कई प्रयोग किए, जैसे चिंपैंजी को लिया। एक चिंपैंजी, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उसको लिया। उसके ऊपर जो है उन्होंने दो मुख्य प्रयोग किए। एक तो उसको जो है क्या कहते हैं कि एक रूम में बंद करके बॉक्स रखा, वो प्रयोग, और दूसरा एक जो है पिंजरे में रख के छड़ी रखा। तो ये दो मुख्य प्रयोग थे, उसके आधार पर उन्होंने कई नियम बनाए हैं। अब जैसे कोहलर का जो पहला प्रयोग था उसमें क्या किया कोहलर ने कि एक जो है कमरे में चिंपैंजी को रखा, वो भूखा था। हाँ, उसके बाद जो है उस रूम में जो है ऊपर जो है केले लटका दिए और एक कोने में तीन बॉक्स रख दिए, कि वो बॉक्स जो है इतने बड़े थे कि उस पर खड़ा होकर चिंपैंजी उस छत पर लटके केले तक पहुंच सकता था। ठीक है। तो जब चिंपैंजी को भूख लगी तो वो जो है केला देखा, केले को पाने के लिए उछल कूद का प्रयास किया, नहीं पहुंच पाया वहां तक तो बैठ गया। फिर इसके बाद उसने पूरी परिस्थिति को ऑब्जर्व किया, देखा और बॉक्स ले जाके जो है केले के नीचे रखा। हाँ, पहले बॉक्स पे फिर चढ़ा तो नहीं चढ़ पाया, फिर दूसरा बॉक्स फिर उसके ऊपर रखा तो उस पर भी नहीं पहुंच पाया, फिर तीसरा रखा तो उसका हाथ केले तक पहुंच गया। तो देखिए ये पूरी परिस्थिति को समझ के
वो केले तक पहुंचा। हाँ, इससे जो है कोहलर ने निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी प्राणी पर कोई समस्या आ पड़ती है तो वो अपनी सूझबूझ से उस समस्या का हल निकाल सकता है, जैसे चिंपैंजी ने निकाला। तो एक तो प्रयोग इन्होंने ये किया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरे में चिंपैंजी को बंद कर दिया, बाहर केला रख दिया और पिंजरे के अंदर ही छड़ी रख दी। छड़ी 3 रखी। हाँ, तीनों को जोड़ना था। अब उसमें भी सेम प्रक्रिया जो है चिंपैंजी ने अपनाई। जब उसको भूख लगी तो जो है उसने पहले छड़ी से केले को पाने का प्रयास किया तो नहीं मिला। फिर उसने क्या किया कि 2 छड़ियाँ जोड़ दी आपस में, फिर भी नहीं मिला केला। फिर तीसरी छड़ी को उसने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद उसको केला मिल गया। तो सेम देखिए प्रोसेस में जोड़ने के लिए इस प्रकार जो है यहाँ पर भी उसके उसमें जो है अंतर्दृष्टि डेवलप हुई। तो इन कई प्रयोगों से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। हाँ, अब क्या क्या जो है थे उसको देखिए कि यदि किसी समस्या का समाधान करते समय जो है सूझ जो है हमारे अंदर किसी समस्या का समाधान करते समय अचानक आता है। इस सिद्धांत द्वारा प्रत्यक्षीकरण या स्पष्टीकरण जो है प्रकटीकरण में सहायता होती है। अंतर्दृष्टि अवबोध पर आधारित होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखे गए अधिगम कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है। फिर इस सिद्धांत द्वारा अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में होता रहता है। हाँ, पूर्व अनुभव की अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है, लेकिन यह प्रत्येक स्थिति में नहीं होता। हाँ, आयु अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। प्रौढ़ की अपेक्षा अल्प आयु के बालकों में अंतर्दृष्टि कम कार्य करती है। फिर है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, इस कारण उसमें अंतर्दृष्टि का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। हाँ, ये कई जो है उन्होंने फैक्टर बताए। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे कारक हैं जो आपकी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है बुद्धि। बुद्धि क्या है कि बुद्धि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अंतर्दृष्टि का संबंध प्राणी की बुद्धि से होता है। चिंपांजी की अपेक्षा मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है, इसलिए उसमें अंतर्दृष्टि अधिक पाई जाती है, या उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक पाई जाती है। एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव। अनुभव क्या है कि अनुभव जो है समस्या को सुलझाने में जो है मदद करता है। अनुभवी व्यक्ति समस्या को सुलझाने में हमेशा अंतर्दृष्टि का लाभ उठाते हैं। वह अनुभव का स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में करते हैं। अनुभव के आधार पर व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर लेता है। हाँ, समस्या का प्रत्यक्षीकरण। हम समस्या को कैसे समझते हैं ताकि हमारे अंदर सूझ विकसित हो। प्रत्यक्षीकरण अंतर्दृष्टि का विकास करता है। जब तक समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तब तक अंतर्दृष्टि संभव नहीं है। अंतर्दृष्टि पर समस्या की रचना जो है रहती है। ट्रायल एरर की बात रहती है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि किसी भी क्रिया के मूल में प्रयास या प्रयत्न अवश्य निहित रहता है। मनुष्य या कोई भी जीव समस्याओं का हल करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास या प्रयत्न अवश्य करता है। अब इस सिद्धांत का जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या शैक्षिक निहितार्थ क्या है उसको देखें तो माता पिता तथा शिक्षकों को बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से देखकर ही उसके बारे में विचार करना चाहिए। बालक के किसी एक कार्य से जो है उसके पूरे व्यक्तित्व का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हाँ, दूसरी बात है कि बालकों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि तथा सूझ बहुत सहायक होती है। इसलिए इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर छात्रों के पूर्व अनुभवों के संगठन पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतर्दृष्टि अधिगम में अनुभव अधिक सहायक सिद्ध होता है। फिर अध्यापक को अंतर्दृष्टि का प्रयोग समस्या समाधान के अधिगम के लिए करना चाहिए। अब फिर नेक्स्ट इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि विद्यार्थी में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु शिक्षा का कार्य उनकी अंतर्दृष्टि के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी की क्षमता के प्रतिकूल कार्य होने पर अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी को मानसिक रूप से तत्पर बनाने हेतु शिक्षक को अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए और विद्यार्थियों को उनकी पूर्व धारणाओं से मुक्त करना चाहिए। फिर है पाठ्यक्रम के निर्माण में सूझ अथवा अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत करना चाहिए। इंटीग्रेशन जो होता है कई पाठ्यक्रमों को एक साथ मिलाकर, तो बालक की सूझ के आधार पर ही होना चाहिए। यह सिद्धांत कठिन से कठिन कार्यों को करने तथा सीखने के लिए सूझ की जो है सहायता की बात करता है। हाँ, ये तो कुछ जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। अब इसकी कुछ कमियां भी देखें कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रकार का अधिगम नहीं किया जा सकता, जैसे लिखना पढ़ना बोलना। हाँ, तो कुछ तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, सबकी सब चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि अंतर्दृष्टि पशु तथा बच्चों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनमें चिंतन का अभाव रहता है। हाँ, छोटे बच्चे या पशु बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करते, थिंकिंग नहीं करते हैं।
तो उनके लिए ये जो है नियम ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रयत्न तथा भूल किसी न किसी स्तर पर आवश्यक होता है। हाँ, तो ये भी जरूरी चीज है, लेकिन ये सिद्धांत इसकी बात नहीं करता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सूझ पर आधारित होता है या केवल उच्च स्तर के प्राणियों पर ही हो सकता है। हाँ, फिर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मनोविज्ञान तथा शिक्षा दर्शन पर आधारित है, मानवतावाद पर आधारित नहीं है। तो ये कुछ जो है इस सिद्धांत की कमियां हैं। थैंक यू वेरी मच।